जाए। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। राज बिहारी जी, ये बताइए कि बीजेपी ये बखूबी जानती है कि दिल्ली में जो जमीनी स्तर पर उसकी ताकत है, इतनी मजबूत स्थिति में वो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो बड़ी रैली हुई जिसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी शनिवार को, उससे क्या कोई फायदा दिल्ली में बीजेपी को मिला होगा? नहीं, नरेंद्र मोदी की रैली का फायदा तो निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन असली बात है कि बीजेपी की अपनी रणनीति क्या होगी, क्योंकि हम पिछले 3-4 चुनावों में देख चुके हैं कि बीजेपी अच्छी हवा बनती है, फिर अचानक जब टिकटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी बहुत पीछे हो जाती है। इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या सामने है जो एमसीडी का कामकाज है, क्योंकि 2012 में जब एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो साउथ दिल्ली का जो साउथ दिल्ली एमसीडी, साउथ दिल्ली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो साउथ दिल्ली को मिलता है। पूर्वी दिल्ली की हालत सबसे खराब है, इसी तरह नॉर्थ दिल्ली की हालत बहुत खराब है। हालत है कि इन दोनों नगर निगम हैं, इनके नेता बार बार जाकर गृह मंत्री से, राज्य उप राज्यपाल से, केंद्र सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि उनको फंड दिया जाए। हालत यह है कि वहां पर विकास कार्य तो ठप पड़े हैं पिछले 6 महीने से। वहां पर जो कर्मचारी, उनको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आपको सफाई के लिए सामान खरीदना, उसके लिए पैसे नहीं है। आपको ट्रक का पेमेंट करना, उसके लिए आपके पैसा नहीं है। तो उसका जो नेगेटिव असर जा रहा है वो, और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी इसको बार बार एक मुद्दा भी बना रही है। ये मुद्दा बीजेपी के लिए एक बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। दूसरा है कि हम नरेंद्र मोदी की हवा मान रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, और इस वक्त कोई बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया है। चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है, पर इसके दौरान हमको ये भी देखना है कि जो बीजेपी का अपना काम है, चाहे वो नगर निगम के स्तर पे है, चाहे जो विधायक बने थे उनका कामकाज है। खबर यह है कि बीजेपी के अपने जो सर्वेक्षण हुए हैं 3-4, या जो पार्टी अध्यक्ष ने सर्वे करवाए हैं, उसमें बीजेपी के 8 विधायक ही चुनाव हारने वाले हैं। लेकिन वो 8 विधायक ऐसे हैं जिनको टिकट काटना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके ऊपर बड़े नेताओं के हाथ हैं। अगर इन सब बातों को बीजेपी सोच समझकर टिकट देती है, ठीक है, टिकटों पर अगर बहुत कुछ निर्भर करता है तो दीपिका जी, टिकटों को लेकर तो काफी समस्या बीजेपी के लिए इस लिहाज से भी है कि बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जिस पर बीजेपी बहुत कमजोर है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि कांग्रेस के कुछ स्ट्रांग उम्मीदवारों को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश करी ताकि उन सीटों को किसी तरह से निकाल लिया जाए। देखिए तान्या जी, ऐसा होता है, हर पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है। राज बिहारी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, परंतु मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि आज सिटिंग एमएलएज हैं और कोई सर्वे दिखा रहा है कि वो हार जाएंगे। और दूसरी बात ये होती है, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, और अगर हम अपने ये तो मानती है ना कि दिल्ली की कुछ सीटों पर आपके उम्मीदवार अपनी जमानत जब्त होने से भी नहीं बचा पाए थे, तो कुछ सीटों पर आप कमजोर हैं, इस बात को अगर हम उन सीटों पे कमजोर हैं तो 1 साल में हमने वहां बहुत काम भी किया है, और हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो उपयुक्त समय पे उपयुक्त निर्णय लेगी कि सबसे बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट कौन सा होगा वहां पे, जिसकी विनेबिलिटी भी देखी जाएगी, क्रेडिबिलिटी भी देखी जाएगी, साफ छवि भी देखी जाएगी। एक बात पूछना दीपिका जी, एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल मेरे सामने फोटो लगा के देखे। एक तरफ पार्टी फैसला करती है कि डॉक्टर जगदीश मुखी केजरीवाल को नोटिस दें, कानूनी नोटिस दें कि उन्होंने ऐसा फोटो क्यों लगा रखा है, और एक सांसद प्रधानमंत्री के सामने बोलता है केजरीवाल मेरा फोटो लगाए, और तो पार्टी का मनोज तिवारी ने दिया था। दूसरा यह है कि पार्टी के प्रमुख नेता जब नीचे वाले, जब जो नीचे बढ़कर काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं मान पा रहे हैं, खासतौर पर जैसे मैंने एमसीडी का जिक्र किया अभी, या जो दिल्ली सरकार के बहुत सारे काम है। अब आप देखिए कि बाकी जगह राज्यपाल बदले गए, बीजेपी के तमाम सांसद चाहते हैं कि उपराज्यपाल बदले जाएं, लेकिन उपराज्यपाल नहीं बदले जा रहे हैं। कुछ सांसद चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में कुछ फेवर लोग ढंग के अफसर लाए जाए, वो नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कुछ ही देर में अब चुनाव आयोग की बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। राकेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश से बात करेंगे और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं, हमें यदि 18 फरवरी तक नई विधानसभा, नई सरकार का गठन होना हो तो 15 तारीख तक या 12 तारीख तक आप मतगणना रखेंगे और 10 फरवरी के आसपास वोट होने की संभावना होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि 10 फरवरी को वोटिंग हो, 10 फरवरी के आसपास यदि होनी नहीं हो सकता, 35 दिन मिनिमम पीरियड दिन आपको चाहिए नोटिस। आज से 35 दिन आज घोषणा हो जाए तो 15 तारीख होता है, 12 तारीख है आज। अगर आज भी घोषणा होती है तब भी 15 तारीख, हाँ 12 फरवरी पे हो जाएगा, तो भी फरवरी के और दूसरे सप्ताह में चुनाव होंगे। मतदान की तारीख जो है और घोषणा के बीच में 35 दिन का फर्क होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि देखिए चुनाव आयोग को ये 17-19 तारीख से कोई मतलब नहीं है।
उसके लिए जिस दिन विधानसभा भंग हुई उस दिन से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। बाकी समस्या सरकार की है। नहीं, और मुझे नहीं लगता राज्यसभा लगा हुआ हो। नहीं, राज्यसभा में जो भी हो, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड होगा। मान लीजिए अप्रैल में चुनाव होता है तो राज्यसभा इसको पास नहीं करेगी। सर इसमें होता है दिल्ली गतिरोध के बावजूद वो एक बड़ा विषय है। नहीं, गतिरोध के बावजूद कुछ मुद्दों पर जो है सहमति बन जाती है। और कोई तरीका नहीं है भाई ठीक है, इसको हम पास कर देंगे, बाकी फिर हल्ला मचाएंगे। ये तो होता रहा है। आप देखिए, एक वोट से सरकार गिरने के बावजूद बजट पास हुआ था। हाँ, बिल्कुल वाजपेयी जी का। बिल्कुल बिल्कुल। मगर जब गतिरोध हो तो सरकार ऐसा रिस्क नहीं ले सकती है। नहीं, वो सरकार के बस में ही नहीं। चुनाव आयोग अगर कहता है अप्रैल में चुनाव होगा तो सरकार कुछ नहीं कर सकती और कोई अपोजिशन इसको नहीं रोकेगा। चलिए, मुमकिन है कि आज ही ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में चुनाव कब होंगे। लेकिन विनोद जी, अगर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है दिल्ली के लिए, तो इस वक्त कौन सबसे मजबूत स्थिति में है? किसे कितना फायदा हुआ है पिछले 1 साल में और किसे कितना नुकसान हुआ है? आपका आकलन क्या है? देखिए, मुझे लगता है हम सारे पैनलिस्ट इस बात पर सहमत है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। इसमें कहीं कोई हम लोगों के बीच में कोई मतभेदता नहीं है। अब ये है कि अगर पुरानी स्थिति और आज की स्थिति में तुलना करें तो बीजेपी के लिए एक फायदेमंद स्थिति ये है कि केंद्र में उसकी सरकार है। केंद्र में उसकी सरकार होने की वजह से मोदी के पक्ष में एक माहौल जो पिछले 4 राज्यों को जीतने के बाद कम से कम 3 राज्यों में तो सरकार बन गई और जम्मू कश्मीर में भी उसका प्रदर्शन अपेक्षा से बहुत अच्छा रहा है जम्मू में। तो ऐसी स्थिति में उसके सामने एक उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये उसके फायदे की स्थिति है। कांग्रेस के मैदान में कमजोर होने से, मैं तो नहीं कहूंगा मैदान से बाहर है, लेकिन कमजोर होने की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ आम आदमी पार्टी की चुनौती है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए मुफीद स्थिति यह है कि ठीक है, 49 दिनों के शासन में एक आरोप ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल मैदान छोड़ के भाग गए। इसके अलावा कोई भ्रष्टाचार का या कोई वैसा आरोप उनको पर नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो 7 महीने का कार्यकाल केंद्र का है उसको लेकर के तमाम सारे सवाल भी हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां इसमें मुकाबले की स्थिति में हैं। अब निर्भर यह करेगा, जो राज बिहारी जी कह रहे थे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, कि टिकटों का बंटवारा भी बहुत असर डालता है। अभी जब हम काशी कैंट की बात कर रहे थे, बनारसी कैंट की बात, तो वहां हम बात कर रहे थे कि स्थानीय मुद्दों की वजह से ये हो सकता है। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी स्थानीय मुद्दे बहुत कई बार जो है असर दिखाते हैं, क्योंकि विधानसभा का क्षेत्र बहुत छोटा है और लगभग नगर निगम में पिछले कम से कम 10 साल से शायद भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। 7 साल से क्षमा कीजिएगा। तो 7 साल से भाजपा वहां सत्ता में और आम आदमी पार्टी इसको बराबर मुद्दा बना रही है, क्योंकि स्थानीय समस्याएं जो है वो सफाई की, नालियों की, पानी की, सीवरेज की, ये सब नगर निगम। तो प्रदीप जी, क्या इन्हीं स्थानीय समस्याओं को छूने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में बिजली की बात की, पानी की बात की, सभी लोगों को घर देने की बात की? क्या इसी वोटरों को साधने के लिए जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हीं का जिक्र उस रैली में किया गया? नहीं, देखिए, वो तो है ही। उसके अलावा यही मुद्दे हैं जिनको प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी उठा रही थी। तो उसका जवाब अपने कार्यकर्ता को एक टॉकिंग पॉइंट देने का, और मेरा मानना है कि उस रैली में सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया वो ये कि जो जिस काम में माहिर है उसको वो काम दे दीजिए। हम सरकार चलाने में माहिर हैं, हमको सरकार चलाने का काम दीजिए। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करने में माहिर हैं, उनको दे दीजिए। ऐसा नहीं कि इसके आधार पर कोई वोट बदल जाएगा या लोगों का मन बदल जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को हर पार्टी के जब उनका बड़ा नेता बोलता है तो वो सुनना चाहते हैं कि हम अपने विरोधी को जवाब देने के लिए इसमें से क्या निकालें। तो उस लिहाज से आप देखिए कि जितने मुद्दे थे आम आदमी पार्टी के, वो सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आय हो, ई रिक्शा हो, अनधिकृत कॉलोनियों का मामला हो, बिजली का मामला हो, इन सब पर उन्होंने अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की राय रखी लोगों के सामने। लेकिन कुछ ई रिक्शा वाले थे उस रैली से बाहर निकलते हुए काफी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि उनके लिए मोदी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होना है और ये मोदी जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए पिछली रैली में मोदी ने सीधे केजरीवाल पर हमला बोल दिया था। आपको सुनाते हैं कि मोदी की शनिवार को जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है, जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी वाला चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है,
धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है। उनको वो काम दीजिए। हमारी मास्टरी अच्छी सरकार चलाने में है, हमें वो काम दीजिए। और इसलिए भाइयों बहनों, सही व्यक्ति को सही काम देना, ये दिल्ली के लोगों की बुद्धि तेज है और अच्छा काम करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहे कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता, दिल्ली को एनार्की में नहीं लाया जा सकता। यहां सभ्य समाज रहता है, देश की राजनीति यहां से केंद्रित होती है। विश्व में दिल्ली की एक शान होनी चाहिए। उड़ान को एनआरकी की तरफ नहीं जाने देना चाहिए भाइयों। एक सुशासन चाहिए, दिल्ली को व्यवस्था चाहिए, दिल्ली को जवाबदेह लोग चाहिए, जवाबदेह सरकार चाहिए। अनारकी से दिल्ली का भला नहीं होगा और दुनिया में हिंदुस्तान की छवि बर्बाद होकर के रहेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी जिम्मेवारी है, दिल्ली को बचाना भी है, दिल्ली को बढ़ाना भी है। तो आपने सुना कि उस दिन नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था अपनी रैली के दौरान। अरविंद केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पर बोला और काफी देर तक उनके खिलाफ बोलते रहे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस दिन नरेंद्र मोदी की रैली थी उस दिन भी हम बड़ी बहस कर रहे थे कि रैली में आज क्या कुछ हो सकता है, नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोल सकते हैं। कई खास मेहमानों का ये व्यू पॉइंट था कि इतने बड़े कद के नेता, देश के प्रधानमंत्री शायद ना बोले अरविंद केजरीवाल के कुछ खिलाफ। शायद प्रदीप जी आप भी उनमें से एक थे जिन्होंने ये बात कही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी उनका नाम लेकर नहीं बोलेंगे जी, उनकी लेकिन पार्टी उन्हें के बोलना बारे में पड़ा जरूर बोलेंगे। और इतना बोलना पड़ा, इस हद तक बोलना पड़ा क्योंकि बीजेपी को यह अंदाजा है कि अरविंद केजरीवाल की सीधी लड़ाई या प्रधानमंत्री से है दिल्ली की, अगर अब बात करें तो। देखिए तानिया, मैं आपको यहां पर बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मैदान में उतर के आना पड़ा है दिल्ली के चुनाव में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दिल्ली में बीजेपी जो जितनी भी है वो पूरी गुटों में बटी हुई है। यहाँ पे उसने चुनाव के पहले अपने 3 बड़े नेता खर्च कर दिए। हर्षवर्धन को कट साइज कर दिया, विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल, इन सब ये सारे के सारे मैदान से बाहर कर दिए गए। सतीश उपाध्याय के हाथ में कमान है, सारे नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। मनोज तिवारी ने रामलीला मैदान पे मंच से अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो और जगदीश मुखी का आप पहले देख चुके हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने मुकाबले में जगदीश मुखी को माना है। तो सारे नेता यहाँ पर सीएम बनने की दावेदारी में, गुटबाजी में बुरी तरह से उलझी हुई है। इन सबको देखते हुए नरेंद्र मोदी को खुद को मैदान में उतरना पड़ा। पहली बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर इतने तीखे हमले किए, जिसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल ने बाद में दिया। हालांकि ये किसी को पसंद नहीं है। सबके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो अब तक केजरीवाल को अवॉइड करते रहे, सिर्फ एक बार उन्होंने AK-49 कहा था। इसके पहले उन्होंने कभी केजरीवाल पर सीधा हमला नहीं किया था। पहली बार उनको हमला करना पड़ा था रामलीला मैदान पर। वो इसीलिए क्योंकि उनको उन्हीं को चुनाव लड़ना। एक तरीके से आप मान सकती है तानिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के लिए भी लिटमस टेस्ट होगा दिल्ली का लेकिन संजय, मोदी तो खुद चुनाव लड़ेंगे नहीं, आपको चाहिए स्ट्रांग उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन क्या उतने सारे स्ट्रांग उम्मीदवार बीजेपी के पास इस वक्त है? इसका रिएक्शन में दीपिका जी से जरूर लूंगी, लेकिन अनुज जी यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या बीजेपी के पास इतने चेहरे हैं इस वक्त जो अलग अलग सीटों पर उतरे और वो सीट निकालकर बीजेपी के लिए लाए? देखिए, उतरने लायक उम्मीदवार तो हमेशा रहेंगे। जीतेंगे कितने ये तो हवा के ऊपर और उनके अपने कामकाज के ऊपर और बाकी पॉलिटिकल स्थिति जो उस विधानसभा क्षेत्र में होगी उस पर निर्भर करेगा। जी, बीजेपी यहां स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सकती है। मैं ऐसा बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि वो इस हालत में कतई नहीं है, प्राप्त कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जीत
और हार टच एंड गो के बीच में फंसी हुई है और अधिक मेहनत की जमीन पर भी जरूरत है। जी। मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 महीने के अंदर शायद बीजेपी से अधिक मेहनत जमीन पर आम आदमी पार्टी कर रही है। जी। बीजेपी के लोग केवल मोदी साहब के सहारे वोट मिलना है इसके लिए बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन अनुज जी उससे पहले दीपिका जी का इस पर रिएक्शन। दीपिका जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, क्या उतने उम्मीदवार हैं जो सीटें निकाल पाए, और अगर हैं तो अभी तक लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आप लोग? ताना जी, मैं आपके वरिष्ठ जो पत्रकार हैं संजय शर्मा जी, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं है। ये पार्टी पूर्ण रूप से एकमत होकर खड़ी हुई है और ये पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की उसमें चुनावों में जाएगी। हमारा दिल्ली में आपका चेहरा कौन है? तो दिल्ली में देखिए, ये पार्टी की अपनी रणनीति है, ये पार्टी की अपनी रणनीति है कि हम कोई सीएम कैंडिडेट अभी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। हमने 4 राज्यों में विजय पाई है और बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से 3 राज्यों में हमने सरकार बनाई है। तो मैं समझती हूँ कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल विवाद है और दूसरी बात ये कहना कि हमारे बड़े नेता खर्च हो गए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे पास बहुत दिग्गज नेता हैं, कदावर नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। और अगर मनोज तिवारी जी ने कोई ऐसा बयान दिया है तो उन्होंने केवल एक कैजुअल वे में कहा है। केवल जो बड़े नेता जो इन्होंने कहा ना संजय शर्मा की बात पे गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता है, मैं इस पे एक कमेंट करना चाहूंगा। संजय शर्मा ने सिर्फ 3 नाम गिनाए, मैं ऐसे 10 नाम गिना सकता हूं। ऐसे आपको पार्टी में 20 गुटबाजी बता सकता हूं कि कौन कब क्या करता है, ये भी कब किसने क्या किया ये बता सकता हूं। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के बारे में कोई बात अगर आपके खिलाफ जा रही है तो पार्टी में चलिए एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद इस बड़े पैनल के साथ हमारी बड़ी है। ब्रेक से पहले दीपिका जी, जो कि दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता है, उनका कहना है कि हमारे संवाददाता संजय शर्मा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, जो बात संजय जी ने कही, क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कई बड़े नेता जो बीजेपी के थे दिल्ली में, उन्हें संजय जी ने कहा खर्च कर दिया, यानी कि उनको आपने अलग कर दिया, वो अब उस रेस में नहीं है, अब वो उतने बड़े चेहरे नहीं है। आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर दीपिका जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म? नहीं, देखिए, खासतौर से अगर आप हर्षवर्धन जी की बात करें तो निश्चित रूप से पिछले चुनाव में जब बीच में आपने उनके नाम को प्रोजेक्ट किया चीफ मिनिस्टर के रूप में, उसका फायदा मिला जी। उनकी छवि जिस तरह की है, जिस तरह की राजनीति रही है, पार्टी के बाहर जो छवि है, उसका लाभ निश्चित रूप से मिला। अब उनके नहीं होने से आप बाकी चीजें छोड़ दीजिए, जितने सर्वे आ रहे हैं, आपने जो सर्वे कराया उसके अलावा जो सर्वे आए, सब में आप देख लीजिए कि आज भी प्रोजेक्ट न होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल के बाद अगर मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का नाम दूसरे नंबर पर आ रहा है तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन का आ रहा है। तो उनकी एक तरह से प्रदेश में लोकप्रियता को दिखाता है। तो ऐसे नेता के सीन से हट जाने का निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा, किसी भी पार्टी को होगा, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके अलावा ये इन जो 3-4 बड़े नेता अगर मैदान से हट गए हैं तो बाकी जो नेता बचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की दिल्ली यूनिट में नेतृत्व का संकट है। ऐसा कोई नेता नहीं है इस समय जिसके नाम पर वोट बढ़ सके। देखिए, कोई पार्टी क्यों प्रोजेक्ट करती है नेता को, क्यों नहीं करती है, उसका सबसे बड़ा आधार यह होता है कि क्या प्रोजेक्शन से पार्टी को फायदा होगा। अगर फायदा होगा, उससे वोट बढ़ेंगे तो करती है, अगर नहीं हो आप याद कीजिए पंजाब के चुनाव में बीच इलेक्शन में राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। तो पार्टियां रणनीति इसी हिसाब से देखिए, सारा क्राइटेरिया चुनाव में आपका होता है कि वोट कैसे मिले और ज्यादा कैसे हो, तो उसी के आधार पर फैसले पार्टियां लेती हैं कि हम प्रोजेक्शन करें या नहीं करें। दिल्ली बीजेपी में इस समय जो क्राइसिस है लीडरशिप की, क्राइसिस से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो जिसके नाम पर वोट बढ़ सके, बिल्कुल, जिसको सामने रखकर इस चुनाव में उतरा जा सके। एक बात जोड़ना चाहता हूं प्रदीप जी की बात में कि प्रदीप ने ठीक कहा कि बीजेपी में लीडरशिप की क्राइसिस नहीं है। बीजेपी में बहुत अच्छे नेता हैं जो केजरीवाल का बहुत अच्छे ढंग से जवाब भी दे सकते थे। सवाल यह होता है कि 2008 में अचानक प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, तब डॉक्टर हर्षवर्धन प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। होता है क्या है कि जो एक मशीनरी लगी होती है, क्योंकि हर्षवर्धन अपना खुद चुनाव लड़ने चले जाते हैं
और चुनाव की पूरी कमान विजय कुमार मल्होत्रा अपने हाथ में ले लेते हैं। जो 2 महीने में जो कुछ कर पाते हैं वो करते हैं। क्योंकि बना सिस्टम है वो एकदम टूट जाता है। रही बात 2013 के चुनाव की बात में, तब विजय गोयल अध्यक्ष थे और इसमें कोई शक नहीं है कि विजय गोयल ने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव की मशीनरी तैयार की थी। उन्होंने कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे चुनाव की रणनीति होगी, कैसे चुनाव प्रचार होगा, कौन कैंडिडेट के लिए कौन काम करेगा, कहां कहां कैसा सिस्टम बनेगा, और एक बहुत हाईटेक सिस्टम उन्होंने तैयार किया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन के उम्मीदवार घोषित होते हैं वो पूरा सिस्टम अपना बंद कर देते हैं जी। उनके जो जितना पर्सनल जो उनका जितना वो निजी तौर पे काम कर सकते थे वो बंद कर देते हैं, क्योंकि तब उनको लग रहा था कि शायद मैं अगला मुख्यमंत्री हो सकता हूं। तो ये बीजेपी का होता है कि जो एक सिस्टम बनता है अचानक दूसरा सिस्टम में आता है तो पहला सिस्टम बंद हो जाता है। इस बार बीजेपी ने एक अच्छा काम किया कि एक तो पहली बार दिल्ली में गैर पंजाबी और गैर बनिया एक नेता को आपने अध्यक्ष बनाया। अब तक दिल्ली में होता रहा है कि जनसंघ के टाइम से या तो पंजाबी अध्यक्ष होगा या बनिया अध्यक्ष होगा। पहली बार किसी ब्राह्मण चेहरे को आपने एक अध्यक्ष बनाया। दूसरा यह है कि क्योंकि पूरे चुनाव में कोई दावेदार नहीं है और यही सोचकर कि सारे के खेमेबंदी ना हो, यही सोचकर सतीश उपाध्याय को चेहरा आगे रखा है। अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद कोई चेहरा है तो वो सतीश उपाध्याय चेहरा है, या जहां पर अलग अलग प्रचार हो रहा है वहां सांसदों के फोटो हैं। लेकिन दिल्ली में अगर कोई तीसरा चेहरा है नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद तो सतीश उपाध्याय चेहरा है। विनोद जी, क्या आप इस बात से, प्रदीप जी की बात को अगर मैं आगे ले जाऊं, क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर बीजेपी के पास सचमुच बड़े चेहरे होते तो वो उसका ऐलान करते, अभी से ऐलान करते ताकि उनके नाम पर वोट मांगे जाते? क्या नेतृत्व की कमी है उस स्तर पर जिसकी उन चेहरों को हम आगे रखकर चुनाव लड़ पाए, इसीलिए टिकटों का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो बात यह है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में वैसा कोई चेहरा नहीं है जैसा कभी मदन लाल खुराना की तरह हुआ करता था या साहब सिंह वर्मा बाद में उस तरह का चेहरा बन गए थे जिसके नाम पर एक आम सहमति बने और बड़ा कद बने। विजय कुमार मल्होत्रा एक समय तक थे, लेकिन अब वो उस तरह से उनका एक समय युग बीत चुका है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस दुविधा में लगातार रही है कि किसको आगे बढ़ाया जाए। कभी डॉक्टर हर्षवर्धन को, तो कभी विजय गोयल को, तो कभी विजेंद्र गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया, अब सतीश उपाध्याय को अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सतीश उपाध्याय की भी वो स्वीकार्यता अभी नहीं है जो कि खुराना जी की होती थी एक जमाने में। एक तो ये कारण है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है किसी एक चेहरे का नाम आगे करके मुख्यमंत्री पद के लिए वो ये नहीं चाहती कि बाकी जो नेता हैं, जो एस्पायरेंट हैं, जो दावेदार हैं, जो सोच रहे हैं हमारी भी लॉटरी खुल सकती है, उनको निराश करे या उनके समर्थकों को निराश करे। एक तो ये रणनीति है। दूसरी रणनीति ये है उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद का न घोषित करने की। वो हमेशा पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी अब जिस दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन उसका कांग्रेसीकरण हो रहा है। कांग्रेसीकरण इस मायने में हो रहा है कि उसमें भी केंद्रीकृत राजनीति होने लगी है। जो क्षेत्रीय राजनीति, जो क्षेत्रीय नेता बनाने की जो एक प्रक्रिया थी भारतीय जनता पार्टी में अटल जी और अडवाणी जी के जमाने में, वो अब खत्म होती जा रही है। महाराष्ट्र में बिना आप नेता प्रोजेक्ट के चुनाव लड़ते हैं और फडणवीस को अब बना देते हैं नेता। हरियाणा में खट्टर जी आ जाते हैं जिनको मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई नहीं जानता था। झारखंड में रघुवर दास आते हैं। तो उससे क्या होता है, सारी कमान केंद्रीय नेताओं के हाथ में रहती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ये जो चाहेंगे उस हिसाब से नेता मुख्यमंत्री अगला बनेगा। तो सारी कमान शासन सत्ता की केंद्रीय नेतृत्व के पास रहे। ये जो कांग्रेस की जो पुरानी इंदिरा गांधी के जमाने से पूरी जो प्रवृत्ति थी शासन की, वही शासन की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण है नेता न घोषित करने का। चलिए दीपिका जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाहती है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। बड़ी बहस लगातार जारी है। चुनाव आयोग के आज तारीखों का ऐलान करता है। दिल्ली में चुनाव कब होंगे, इस पर नजर बनी हुई है। बड़े से पैनल के साथ डिस्कशन जारी है। इस ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है कि दिल्ली कैंटोनमेंट चुनाव में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बाकी की सीटों पर इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव, इससे पहले कुछ ही पलों पहले हमने आपको बताया था कि वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड का जो चुनाव था उसमें सभी निर्दलियों ने जीत हासिल की थी। सारी 7 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। अब दिल्ली का जो कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव है उसमें एक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बाकी की जो सीटें हैं उस पर इस वक्त गिनती चल रही है। अनुज जी, कुछ देर पहले वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां से खबर आई कि 7 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर सिर्फ एक सीट पर रही है। बाकी सारी सीटें तो वो हारी ही है। अब दिल्ली की जो खबर है उसमें एक सीट पर अभी तो हार सामने आ गई है। निराशा भरी खबर।
जी हाँ, बिल्कुल निराशा भरी खबर न केवल भाजपा के लिए होगी और आम आदमी पार्टी के लिए भी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो पिछले साल हुए थे, यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक बहुत कम वोटों के अंतर से जीत करके गया था। कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। जमानत बचाने की लड़ाई वो विधानसभा में भी और लोकसभा चुनाव में जब अजय माकन यहाँ उम्मीदवार थे तब उस समय भी थी। और यदि वो पहला घोषित नतीजा यदि वो जीत रही है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस थोड़ा सा पिछले एक साल के अंदर उठती हुई दिख रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि जो कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव होते हैं उनका सीधे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से नहीं कोई लेना देना होता, लेकिन फिर भी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में ही जो कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव है उसमें अभी तक जो खबर आ रही है कि एक सीट के नतीजे आए हैं और कांग्रेस जीती है। इसका क्या मतलब निकाले? देखिए, चुनाव तो चुनाव होते हैं और हार है, जीत है। तो जो जीतता है उसको लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। जो हारता है वो उसको कम बताने की कोशिश करता है कि ये छोटा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, उम्मीदवार पर निर्भर करता है सब कुछ। तो निश्चित रूप से जो पार्टी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत है, जो हारता है वो उसको कम बताने की कोशिश करता है कि ये छोटा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, उम्मीदवार पर निर्भर करता है सब कुछ। तो निश्चित रूप से जो पार्टी हार रही हो लगातार, उसके लिए जीत की एक छोटी सी भी खबर उसके लिए बहुत बड़ी होती है, एक मॉरल बूस्टर होता है। वर्कर्स के लिए को भी लगता है कि नहीं, सब खत्म नहीं हुआ, जनता ने हमको पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया है कि कभी कोई चुनाव जीतने ही नहीं देंगे। तो इस लिहाज से निश्चित रूप से वो भी तब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के लिए ये खबर निश्चित रूप से एक तरह का संजीवनी जैसा है। चलिए दीपिका जी से रिएक्शन लेते हैं। दीपिका जी, आपकी पार्टी को तो लगता है कि कांग्रेस रेस में कहीं नहीं है, आपका मुकाबला अगर है तो आम आदमी पार्टी से है, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एक सीट का नतीजा है उसमें कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है। देखिए तान्या जी, कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 सीटें हैं, अभी बाकी के जो रिजल्ट्स हैं वो आने बाकी हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस और एमसीडी के इलेक्शंस हमेशा जो होते हैं लोकल इश्यूज पे फाइट होते हैं, और मैं समझती हूं कि एक नतीजे के ऊपर अभी हम कोई रिजल्ट हम निकाल नहीं सकते। चलिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, अब उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रासबिहारी जी, अगर कांग्रेस का एक उम्मीदवार यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड में जीता है तो कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। क्या कांग्रेस को दिल्ली में ये समझ में आ गया है कि वो अब कहीं भी रेस में नहीं है, इसीलिए कुछ शिगुफे छोड़ दिए जाते हैं? जैसे कुछ दिन पहले शीला दीक्षित ने कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए किसी को समर्थन दे सकते हैं, बाद में अपने बयान से वो जरूर पलट गए, लेकिन ये शिगुफा तो छोड़ा उन्होंने। नहीं, कांग्रेस में अभी जो लड़ाई चल रही है वो इस चुनाव के लिए नहीं है, वो अगले चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, पहले मैं संदीप तोमर की जीत पर कहता हूं, क्योंकि 8 सीटें में एक संदीप तोमर जीता है। मुझे लगता है इनकी अपनी ये निजी जीत है, क्योंकि संदीप तोमर जहां से जीत लड़ते रहे, पहले भी ये वहां से कैंटन बोर्ड के मेंबर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस जीत जाता है, उनकी जीत है, क्योंकि कांग्रेस में जो उनके आका हैं रमाकांत गोस्वामी, वो खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार वो कर चुके हैं। तो इसको जीत को उनकी निजी जीत में देखा जाना चाहिए। और अभी 7 सीटों का रिजल्ट आने वाला है, उससे पता चलेगा कैंटन बोर्ड का रुझान क्या रहता है। दरअसल कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है वो ये चाहे लड़ाई चल रही है कि कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ में हो। पार्टी में कांग्रेस में सरकार कौन बनाएगा, इसकी लड़ाई नहीं है। कांग्रेस में एक गुट चाहता है कि शीला दीक्षित का जो गुट है उसको पूरी तरह सफाया कर दें। जैसे रमाकांत गोस्वामी खुद मैदान छोड़ गए, इस तरह किरण वालिया मैदान छोड़ गई, और जो दूसरे उनके समर्थक थे वो धीरे धीरे पार्टी में हाशिए पे किए जा रहे हैं। उनकी दूसरा गुट ये चाहता था कि जो पार्टी को बड़े नेता हैं, जैसे सांसद है, मान लीजिए अजय माकन है, या दूसरे जो सांसद थे जेपी अग्रवाल हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसी तरह से महाबल मिश्रा है, या जो दूसरे जो कद्दावर नेता रहे हैं, पार्टी ये भी चाहती है कि पार्टी कुछ नेता ये भी चाहते हैं कि इनको चुनाव लड़ा के, जैसे मान लीजिए अजय माकन नई दिल्ली से लड़ लेते हैं, या संदीप दीक्षित जो शीला खेमे की तरफ से दावेदार हो सकते हैं अगली बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए, किसी और बड़ी पोस्ट के लिए, उनको भी चुनाव का ऑफर किया, चुनाव लड़ो। पूर्वी दिल्ली से उन्होंने मना कर दिया, जेपी अग्रवाल ने नॉर्थ ईस्ट से मना कर दिया, महाबल मिश्रा ने भी अपनी पश्चिम सीट से मना कर दिया, इसी तरह से बाकी जो नेता उन्होंने मना कर दिया। तो लड़ाई उनका ये था कि एक गुट का ये था कि अगर लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत गए तो अच्छी बात है, लेकिन हार गए तो इनका दावा प्रदेश नेतृत्व में अगली बार कमजोर हो जाएगा। प्रदेश नेतृत्व में भी और राष्ट्रीय नेतृत्व में भी जो बैठ के वहां पर फैसले करते हैं वो बहुत कमजोर हो जाएगा। इसी तरह से इनकी कोशिश थी कि शीला दीक्षित को दोबारा से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय न होने दे जाए, लेकिन शीला दीक्षित अपनी तरफ से पार्टी आला कमान के ना या हाँ के बावजूद भी अपनी तरफ से बयानबाजी करती रहती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी चुनाव में भूमिका रहे, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ तो चुनाव लड़ना चाहती है जो 15 साल का विकास है उनके नाम पर, लेकिन जो विकास
जो जिसके नेतृत्व में विकास हुआ उसको दरकिनार करना चाहती है, उसको हाशिए पर रखना चाहती है। चलिए, तो पार्टी इस तरह से बहुत ही अंदरूनी बंदर मार्ट में इस वक्त बटी हुई है। बिल्कुल विनोद जी, 15 साल आपने दिल्ली में सरकार चलाई और आपको पता है कि आपका दिल्ली में जो बेस था वो स्ट्रांग है, आपके पास बड़े नेता हैं। क्या कांग्रेस के पास एक साल में बहुत वक्त था कि जो बातें उनके खिलाफ गई हैं उनको किसी तरह से उसकी मरम्मत की जाए, डैमेज कंट्रोल किया जाए और अपने बड़े चेहरों को प्रोजेक्ट करके और दिल्ली के चुनाव में एक बार जोर शोर से आया जाए? इसमें कैसे नाकाम रही वो? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास वक्त था। 7-8 महीने हो गए हैं उसको लोकसभा में हारे हुए और करीब 1 साल से ज्यादा हो गया विधानसभा में हारे हुए। वक्त था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर। देखिए, जब केंद्रीय नेतृत्व आपका दोस्त होता है तो नीचे अपने आप चीजें ठीक होने लगती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब तक केंद्रीय नेतृत्व का सवाल हल नहीं हुआ था तब तक नीचे भी बड़े झगड़े थे, लेकिन जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व का सवाल हल हुआ और नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट हुआ और नरेंद्र मोदी ने सारी चीजें अपने हाथ में ली तो वहां नीचे के स्तर पर भी चीजें ठीक होने लगी। वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या है लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक ये मुद्दा नहीं तय हो पाया है कि राहुल गांधी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेंगे या जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहेंगे, सोनिया गांधी कंटिन्यू करेंगी या कोई और मैकेनिज्म बनेगा। अभी इसी को लेकर के उथल पुथल जारी है। कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है, मुझे लगता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण मंथन होगा और एक खबर यह भी आ रही है कि शायद राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो नीचे भी चीजें ठीक होंगी। नीचे भी नेता तभी लड़ते हैं। अब दिल्ली में जैसा राजबिहारी जी कह रहे थे और दिल्ली को बहुत ढंग से जानते हैं कि निश्चित रूप से शीला दीक्षित एक बड़ी ताकत रही है दिल्ली में। 15 साल उन्होंने कांग्रेस को लगातार 3 बार जीत दिलाई है और शासन किया है और दिल्ली में जो विकास हुआ है उसका श्रेय निश्चित रूप से शीला दीक्षित को जाता है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अब वो हार की अलग हम लोग मीमांसा कर चुके हैं कई बार। तो मुझे लगता है कि वो ग्रुप और दूसरी तरफ जो शीला विरोधी खेमा लगातार दिल्ली में अपनी आवाज उठाता रहा, उसमें जगदीश टाइटलर भी रहे हैं, सज्जन कुमार भी रहे हैं, भगत जी का एक खेमा रहा है। भगत जी तो अब नहीं है उस तरह से, लेकिन उनका एक खेमा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो है शीला विरोधियों को एक मौका मिला है कि शीला दीक्षित का जो वर्चस्व है उसको खत्म किया जाए। इसीलिए ये एक गुटबाजी की लड़ाई चल रही है कांग्रेस के भीतर पार्टी नेतृत्व पर कब्जे को लेकर के। लेकिन जब तक केंद्रीय स्तर पर ठीक चीजें नहीं होंगी तब तक नीचे के स्तर पर भी चीजें ठीक नहीं। ठीक है, चलिए बीजेपी की हमने बात कर ली, कांग्रेस की हमने बात कर ली, आम आदमी पार्टी पर भी बात करेंगे कि दिल्ली में उनकी स्थिति इस वक्त क्या है। लेकिन उससे पहले एक बार चुनाव आयोग का रुख कर लेते हैं और वहां से राकेश हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। राकेश, बैठक इस वक्त चल रही है, अभी तक क्या कोई खबरें आप तक निकलकर आपके सूत्र बता रहे हैं कि क्या चुनाव की तारीखों पर मंथन हो चुका है, क्या कुछ अंदर हो रहा है? देखिए तानिया, आधे घंटे से ज्यादा समय तक ये मीटिंग लगातार अभी भी जारी है और जिस तरह से तो अंदर खाने चुनाव आयोग के अंदर काफी हलचल देखा जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज जो है दोपहर बाद दिल्ली के तारीख का ऐलान हो सकता है। काफी जो अंदर है चुनाव आयोग के अंदर हलचल काफी तेज है। तानिया, चलिए, हलचल काफी तेज हो गई है। आज दोपहर बाद हो सकता है कि दिल्ली की चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। अनुज जी, अगर हम आम आदमी पार्टी की यहां पर बात करें, आम आदमी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगे। आपने 49 दिन की सरकार बनाई, आपका कहना है आपने बहुत सारे वादे पूरे किए लेकिन जनता तक उसका फायदा नहीं पहुंचा। 49 दिन की सरकार छोड़कर आप भाग खड़े हुए, इसके बाद भी तमाम आरोप लगे। आपके कई वरिष्ठ साथियों ने आपका साथ छोड़ दिया, कई लोगों ने आप पे जो आपकी पार्टी में मुख्य भूमिका निभा रहे थे उन्होंने आपके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए। लेकिन इस सब के बाद भी इस वक्त एक स्ट्रांग कंटेंडर तो है दिल्ली की सत्ता के लिए आम आदमी पार्टी। ऐसा क्या किया है उन्होंने 1 साल में कि इतना सब कुछ उनके अगेंस्ट गया लेकिन फिर भी इस वक्त वो सबसे स्ट्रांग कंटेंडर्स में से एक है? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब जब भी कुछ बातें कहते हैं तो बड़ी मासूमियत भरे अंदाज में मुझे कई बार हंसी आती है, कई बार मैं मोहित होता हूं। जैसे कल वो कह रहे थे परसों जब मोदी साहब की सभा के बाद कि बिजली के बिल आधे कर दिए। अब इसके आगे पीछे कुछ जोड़ दे कि इतने यूनिट तक ये कर दिया, उतने यूनिट तक ये कर दिया। मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं द्वारिका में रहता हूं और मेरे तो बिल बढ़ गए। वो कहते हैं पानी माफ कर दिया, मेरा पानी का बिल बढ़ गया। तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो केजरीवाल साहब से किसी तरह से लाभान्वित नहीं हुए हैं। लेकिन समाज का एक ऐसा तबका है, गरीब तबका, उसको जरूर वो लाभ मिला है और वो पूरी मजबूती से अभी भी उनके पीछे खड़ा नजर आता है। ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था और भाजपा उसमें सेंध लगाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन कितनी कामयाबी मिली है तो आने वाले हफ्तों में पता लगेगा। वो वर्ग अभी भी उनके साथ खड़ा हुआ है क्योंकि भाजपा की चमक धमक शायद उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही है या अंदर घुसने से अभी भी घबरा रहा है वो भाजपा के अंदर।
जब तक वो वर्ग केजरीवाल के साथ है तब तक केजरीवाल जरूर यहां एक कंटेंडर के रूप में रहेंगे। सबसे मजबूत कंटेंडर मैं आज नहीं कह सकता, आज मुझे लगता है कि भाजपा ही सबसे मजबूत कंटेंडर है, क्योंकि कांग्रेस अभी जो नतीजा दिख रहा था हमें इसके पहले तक कांग्रेस हाशिए पर जाती हुई लग रही थी, और यही केजरीवाल की स्ट्रेटजी भी है कि चुनाव को भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच केंद्रीकृत करें, ताकि जो वोट बाहर छूट जा रहा है कांग्रेस के पास उसको भी अपनी ओर खींच सकें। इसलिए वन ऑफ द कंटेंडर हैं और मुझे लगता है वो चुनाव में बने रहेंगे। बिल्कुल, चलिए चुनाव में बने रहेंगे, कड़ी चुनौती तो आपको जरूर देंगे। दीपिका जी, ऐसा कैसे हुआ? एक तरफ आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। इतना कुछ करके भी आपकी पार्टी को अभी भी ये तो डर सता ही रहा है कि ये कड़ी टक्कर मिल सकती है आम आदमी पार्टी से। कहीं कोई डर नहीं है तान्या जी, हमारे कार्यकर्ता जो हैं पूर्ण रूप से उत्साहित हैं। हमें पूर्ण रूप से भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी उन बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। 2 महीने पहले तक तो ना मीडिया को ये बात पता थी, ना ही विपक्ष को ये बात पता थी कि कभी हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ आ सकते हैं, महाराष्ट्र में हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं, JNK में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा सकता है। राज्यों में आपने अच्छा प्रदर्शन किया। दिल्ली की बात करिए, दिल्ली की बात देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करते हैं, महाराष्ट्र में दीपिका जी पूर्ण बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा। ये कहिए। चलिए एक बार संजय से भी मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। संजय, क्या अब बीजेपी में अंदर खाने डर है अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, या फिर नहीं? संक्षेप में बताइए। तानिया, मुझसे पूछा तुमने? जी संजय। देखो तानिया, स्पष्ट रूप से बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र तारणहार है बीजेपी के। आप उल्टा पूछिए बीजेपी के नेताओं से, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर बैठ जाते हैं तो क्या दिल्ली में चुनाव जीत के दिखा सकती है बीजेपी? बड़ा स्पष्ट सवाल है कि दिल्ली में सिर्फ बीजेपी है और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। देखिए संजय जी, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे कदावर और सबसे मैं कहती हूँ आकर्षण नहीं, वन मैन शो की कोई बात नहीं होती। हर काल में और हर आप इतिहास को खंगाल के देख लीजिए, हर राजनीतिक पार्टी में सदा एक ऐसा सीनियर लीडर रहा है जिसने उस पॉलिटिकल पार्टी को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे कांग्रेस में अन्य उदाहरण हो। तो मैं समझती हूँ इस समय नरेंद्र मोदी जी, ना केवल देश में उनकी छवि, अंतर्राष्ट्रीय छवि उनकी इतनी बुलंद है, उनका गवर्नेंस इतना अच्छा हुआ है 6 महीने के अंदर, और मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली की जनता भली भांति ये समझती है कि अब दिल्ली को विकास चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और दिल्ली की जनता परेशान हो गई है। लेकिन इस विकास और गुड गवर्नेंस के लिए दिल्ली की जनता किसे चुनती है ये तो वक्त ही बताएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक, इलेक्शन कमीशन की इस वक्त बैठक चल रही है, उससे क्या खबरें निकल कर आती है आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मिल रही है खबर कांग्रेस के खेमे से है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अजय माकन को बनाया गया है। दिल्ली में अजय माकन को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं अजय माकन। मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कुछ देर पहले आप अपने बड़े पैनल से जब चर्चा कर रहे थे तो ऑब्वियस चॉइस लग रहे थे कि अजय माकन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और ऐसा ही हुआ। जी बिल्कुल, सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि अजय माकन ही कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होंगे। साथ ही साथ दिल्ली सदर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें नई दिल्ली सीट का भी ऑफर दिया गया, लेकिन जाहिर तौर पर वो लड़ना चाहेंगे दिल्ली सदर से। सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें दिल्ली सदर से ही चुनाव लड़ने की संभावना है। खासकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। अब तक आपने देखा होगा तानिया, सड़कों पर बैनर, पोस्टर और नारे के मामले में कांग्रेस पार्टी काफी पीछे चल रही है, पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अपनी पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी करी थी, 24 कैंडिडेट का अनाउंस किया था, और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है 4:30 बजे। इसके बाद से दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति है कि अब बड़े चेहरों को एक बार फिर से मैदान में उतारना चाहिए। उस वक्त चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार की नकारात्मक छवि की वजह से कांग्रेस पार्टी की इतनी पतली हालत हुई थी। इस बार कम से कम कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हालात में, स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि न केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और नहीं दिल्ली में। इस वजह से इस बार बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी, और हमें ये भी जानकारी दी है कि नए नारे के साथ मैदान में उतरेगी, जिसमें होगा। ऐसा लग रहा था कि शीला दीक्षित की दिल्ली की राजनीति में वापसी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में एक बड़ा गुट इसके पूरी तरह से खिलाफ था। क्या लग रहा है कि अब अजय माकन को सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी और उनके नेतृत्व में ही दिल्ली में उतरा जाएगा? ये बिल्कुल लगता है। ये कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके नाम का सूत्रों ने पुष्टि कर दी है कि उनका नाम
अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि शीला दीक्षित से आलाकमान नाराज है, शीला दीक्षित के 2 बयानों ने कांग्रेस पार्टी की भारी फजीहत कराई है। पहले तो वो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगे, इससे कार्यकर्ता निराश हुए। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस मसले पर उन्हें चुप रहना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने चुनाव के काफी पहले चुनाव बाद की रणनीति का खुलासा कर दिया, कह दिया कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों के समर्थन की वजह से केजरीवाल को समर्थन किया जा सकता है, इसके संकेत दे दिए। ऐसे में कांग्रेस पहले ही सरेंडर करती हुई नजर आई, कम से कम दिल्ली के चुनाव में। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान नाराज है और अब अजय माकन के सहारे ही कांग्रेस पार्टी और बड़े चेहरों के सहारे कांग्रेस पार्टी मैदान में। प्रदीप जी, अजय माकन को ये जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये एक ऑब्वियस चॉइस भी नजर आ रहे थे, क्योंकि साफ सुथरी छवि है अजय माकन की, और अगर पार्टी में इस वक्त दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर कोई जान फूंक सकता है तो वो अजय माकन ही लग रहे थे। ऑब्वियस चॉइस थे ये। बिल्कुल तान्या जी, देखिए, आप जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तब भी अजय माकन मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उस समय भी कई बार ऐसी चर्चा हुई, विचार भी हुआ कि शीला दीक्षित को हटा के अजय माकन को कमान सौंप दी जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। आज जो स्थिति दिल्ली में है कांग्रेस की, उसमें उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, जब आप डार्क हॉर्स होते हैं तब आपके लिए संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और ये उस पर निर्भर करता है कि आप नेता किसे चुनते हैं और वो कितनी ताकत लगाता है। अजय माकन, देखिए, शीला दीक्षित को अगर आज मान लीजिए कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता तो उनके सामने कोई बहुत लंबा राजनीतिक भविष्य नहीं है। उनकी उम्र को देखते हुए, उनके अनुभव को भी देखें और उन पर जो जिस तरह के आरोप लगे 15 साल में, उसको देखते हुए अजय माकन के लिए राजनीति अभी लंबे दौर की राजनीति बाकी है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि हारे या जीते कुछ भी हो, हम किसी तरह से चुनाव निकाल दें। उनकी कोशिश होगी कि जो 2013 का नतीजा है उससे बेहतर करे कांग्रेस, और कितना ज्यादा बेहतर कर सके। और ज्यादा बेहतर करने के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी अजय माकन को सौंपी गई है। और खबर ये भी है कि सदर से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, दिल्ली सदर से चुनाव लड़ सकते हैं अजय माकन। बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक होंगे। बोर्ड के अब 2 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। एक सीट पर तो कांग्रेस की जीत हम पहले ही आपको बता चुके थे, और अब जो दूसरी सीट का ऐलान हुआ है वो बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी ने दूसरी सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की 2 सीटों के नतीजे आए हैं। एक सीट कांग्रेस ने जीती है तो एक सीट बीजेपी ने जीती है। दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। ये इस वक्त बड़ी खबर है। तो 2 सीटों के नतीजे अब आ गए हैं। एक सीट पर कांग्रेस, एक सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन दिल्ली चुनाव पर हम लगातार यहां पर चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आखिर में आप सबसे मैं ये जानना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता तो अब चाहती है कि उसे चुनी हुई सरकार मिल जाए। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो खंडित जनादेश आया था। क्या इस बार आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार दिल्ली में बनेगी? एक एक करके आप सबकी मैं राय लेना चाहती हूं। अनुज जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जो भी देगी स्पष्ट जनादेश देगी, क्योंकि खंडित होने पर साल भर के अंदर दोबारा चुनाव उसे खुद झेलना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में उसने 7 की 7 बीजेपी को दी थी, 60 विधानसभा क्षेत्रों में लीड दी थी। भाजपा उसमें से कितनी बचा के रख पाती है, ये देखना होगा। राजबेहरी जी, मुझे लगता है निश्चित रूप से भाजपा आगे रहेगी, लेकिन उसकी रणनीति पर निर्भर करेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि बीजेपी की टक्कर जरूर आम आदमी पार्टी से है, लेकिन बीजेपी की जो अंदरूनी तौर पर अपनी कमियां रहती है, अगर उनको संभाल लेती है तो आम आदमी पार्टी से वो बहुत ज्यादा आगे रहने वाली है। ठीक है, दीपिका जी ये बताइए कि आपका इंटरनल सर्वे क्या कहता है, दिल्ली में कितनी सीटें इस बार आप निकाल पाएंगे? हमारा इंटरनल सर्वे कहता है कि बीजेपी में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। जो हमारा मिशन 60+ है, हम इसको बहुत शानदार तरीके से अचीव करेंगे और दिल्ली जो है विकास और गुड गवर्नेंस की तरफ जरूर बढ़ेगा। ये आप मान रहे हैं ना दिल्ली में आप सरकार बनाएंगे, तो ये भी बता दीजिए कि फिर चीफ मिनिस्टर कौन होगा दिल्ली का? देखिए, ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। हमारी पार्टी जो है बहुत एक संगठित तरीके से चलती है और हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इस बात का फैसला करेगी। ये बात टीवी का चर्चा नहीं हो सकती। विधायक तय नहीं करेंगे आपकी पार्टी? ये देखिए, विधायक तय करेंगे और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने तालिया प्रोग्राम में चर्चा करी और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, एक चीफ मिनिस्टर मोर देन बीइंग इलेक्टेड इज इम्पोर्टेंट कि चीफ मिनिस्टर अपने राज्य के लिए काम करे। जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर आए हैं, चाहे महाराष्ट्र के हो, झारखंड के हो, देखिए ठीक है, चलिए प्रदीप जी, बस वक्त की बहुत कमी है। प्रदीप जी, क्या पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनते हुए आप देख रहे हैं?
तानिया, पिछले चुनाव में दिसंबर 2013 में दिल्ली के मतदाताओं के सामने दो सवाल थे। जो मौजूदा सरकार है उसको बनाए रखें या हटाएं, और दूसरा सवाल था कि किसको लाएं। ठीक है, किसको लाएं पर मतभेद था, इसलिए जो है हंग असेंबली आई। इस बार उनको किसी को सत्ता में लाना है, किसी को सत्ता में लाना है। विनोद जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बहुमत वाली सरकार है। विनोद जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मैं सहमत हूं प्रदीप जी की बात से कि इस बार लोग किसी को सत्ता में लाने के लिए वोट करेंगे। परिस्थितियां भाजपा के अनुकूल जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी को कम करके आंकना गलती होगी। चुनौती उनकी भी तरफ से बहुत कड़ी है। चलिए, कुल मिलाकर चुनाव आयोग की बैठक इस वक्त जारी है। हो सकता है आज ही दिल्ली की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप सभी खास मेहमानों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, होंगे फौरन हाजिर।